हेलो टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी बीच मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है अभिनयों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो अभिनयों के लेखक पूछे तो अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था तो 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश, मतलब जन्म तो इनका दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था परंतु मूल निवास मतलब ये जहां जाकर बसे थे वह सागर मध्य प्रदेश। सागर एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है। माता का नाम इनका निर्मला देवी था। पिता परमानंद वाजपेयी, मतलब अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। प्राथमिक शिक्षा के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से ही प्राथमिक शिक्षा इनकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में ही हुई थी। सागर विश्वविद्यालय से फिर सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था। आपसे पूछेगा कि अशोक वाजपेयी ने बीए किस विद्यालय से किया तो सागर विश्वविद्यालय से, याद रखिएगा। और आगे चलिए, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी में। तो आपसे ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं बनता उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये दोनों सवाल बनते हैं कि अशोक वाजपेयी बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे तो सागर विश्वविद्यालय, और एमए किस भाषा में किए तो अंग्रेजी में। कहाँ से तो सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली से। आगे चलते हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे एक पतंग अनंत में इनकी कृति है, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी की कृति है। समय से बाहर ये एक आलोचक पुस्तक है, याद रखिएगा, समय से बाहर एक आलोचक पुस्तक है। आगे चलते हैं, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखिएगा कि समय से बाहर एक आलोचक पुस्तक है, एक आलोचक पुस्तक है। बाकी ये साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, ये कविताएं, ये सिर्फ कहानी है। और समय से बाहर एक आलोचक पुस्तक है और ये सभी पुस्तकें हैं, सिर्फ पुस्तक, ये आलोचक पुस्तक। तो आगे चलते हैं, इतना हो गया लेखक जी के बारे में। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अभिनयों अगर आपसे पूछे क्या है तो एक ललित रचना है। अभिनयों क्या है तो एक ललित रचना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि अभिनयों एक मध्ययुगीन फ्रांस की एक मध्ययुगीन ईसाई मठ थी। अभी चैप्टर में चलते हैं। तो लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार अभिनयों गया था। ये अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले मैं अभिनयों गया था। दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। तो अभिनयों किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। हाँ, कुछ समय के लिए पोप की राजधानी हुआ करते थे। आप लोग क्लास 10th हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पोप के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो अभिनयों कुछ समय के लिए पोप की राजधानी हुआ करती थी। और अब यह गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अनंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस यहाँ होता है। तो अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले मैं अभिनयों गया था, जो कि दक्षिणी फ्रांस में, आपसे पूछेगा दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे। याद रखिएगा अभिनयों कहाँ है तो रोन नदी के किनारे दक्षिणी फ्रांस में, जो कुछ समय तक पोप की राजधानी हुआ करती थी। अभिनयों पोप की राजधानी हुआ करती थी, परंतु अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप के लिए अनंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस कहाँ होता है तो अभिनयों में होता है। उसी वर्ष जब अशोक वाजपेयी जी गए हुए थे तो भारत केंद्र में था और पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत सबसे पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। मतलब रंग समारोह अभिनयों में चल रहा था
जहां अशोक वाजपेयी जी गए हुए थे, तो वहां भारत केंद्र में था, मतलब भारत का जो समारोह है तो वो पहले होने वाला था, जिसमें महाभारत दिखाया जाने वाला था। आगे चलते हैं। और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, मतलब जो समारोह के कार्यकर्ता थे उन्होंने अशोक वाजपेयी को आमंत्रित किया था। पत्थरों की एक खदान में अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर, यह समारोह जो अविन्यो से कहाँ हुई, तो अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर एक भव्य प्रस्तुति हुई थी। भव्य मतलब बहुत बड़ा प्रस्तुति हुआ था। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक, मतलब सच्चे अर्थों में अगर कहूं तो महाकाव्यात्मक था वो समारोह। कुछ दिनों और ठहरा रहा, कुछ दिनों और ठहरा रहा। याद रखिएगा कि अगर पूछे कि अशोक वाजपेयी अभिन्यो कितने दिनों के लिए गए थे, तो 21 दिनों के लिए यह अभिन्यो गए थे। कुमार गंधर्व आए थे, मतलब समारोह में कौन आए थे, तो कुमार गंधर्व आए थे, और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। एक बंदिश भी याद है, ध्रुम ध्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगास्थलियों में बदल जाते हैं। मतलब इस कार्यक्रम के दौरान जब अविन्यो में यह समारोह होता है, अविन्यो में जब समारोह होता है तो वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगास्थलियों में बदल जाते हैं। याद रखिएगा। रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। अविन्यो का एक और हिस्सा है रोन नदी के दूर में, मतलब रोन नदी के किनारे, जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलनव्य ला अविन्यो, मतलब अविन्यो का वह भाग जो स्वतंत्र है उसका नाम है विलनव्य ला अविन्यो। आपसे पूछेगा कि अविन्यो का वह भाग जो स्वतंत्र है वह उसका नाम क्या है, तो विलनव्य ला अविन्यो, अर्थात अविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। विलनव्य ला अविन्यो का अर्थ होता है कि अविन्यो का एक वैसा भाग जहां नई बस्ती बस गई हो, जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र था। रखिएगा कि विलनव्य ला अविन्यो में फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनाया था। उसी में करथुशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला सत्रूज, जहां पर फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी किला में करथुशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, जिसका नाम क्या था, तो ला शत्रुज। ला शत्रुज क्या है, तो एक करथुशियन संप्रदाय का ईसाई मठ। ला शत्रुज क्या है, तो एक ईसाई मठ है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उनका धार्मिक उपयोग होता रहा। ला शत्रुज यानी ईसाई मठ जो ला शत्रुज था, उसकी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, मतलब 14वीं सदी से जब तक फ्रेंच क्रांति हुआ तो फ्रेंच क्रांति तक उस ईसाई मठ का धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। जो करथुशियन संप्रदाय था वह पूरी तरह से मौन में विश्वास रखता था, मतलब कि कोई हिंसा वगैरह पर विश्वास नहीं रखता था। मतलब करथुशियन संप्रदाय में ना कोई हिंसा होती थी और ना वे संप्रदाय हिंसा करना चाहते थे, एकदम शांति से रहते थे। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया। क्रांति होने पर
उसकी सभी इमारतों मतलब करथूसियन संप्रदाय के सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है कि ये क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे और मौन रहा करते थे, तो इसीलिए क्रांति होने पर साधारण लोगों ने इनके किलों पर कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। मतलब साधारण लोगों ने करथूसियन संप्रदाय के इमारतों पर कब्जा कर लिया और वे उनमें रहने लगे। इसी सदी के शुरुआत में मतलब 14वीं सदी के शुरुआत में ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई। ला शत्रुज जो एक ईसाई मठ था उसको पुराने से नया बनाया गया। जीर्णोद्धार मतलब होता है पुराने को नया बनाना, तो जीर्णोद्धार मतलब पुराने ला शत्रुज जो मठ था उसको पुराने से नया बनाने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुधर जीर्णोद्धार कर उसे यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। याद रखेंगे कि जो इमारतों पर कब्जा किया गया था साधारण लोगों के द्वारा, तो उन इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुधर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश की गई थी और यह कोशिश सफल भी हुई थी। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। याद रखेंगे कि वो जो फ्रेंच शासकों ने किला बनवाया था उन्हें सुरक्षित रख करके वहां पर एक कला केंद्र की स्थापना की गई। मतलब उस फ्रेंच शासकों के द्वारा बनाए गए किले पर अब क्या किया गया, तो कला केंद्र की स्थापना की गई। कला केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। यह केंद्र इन दिनों मतलब रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं। मतलब उस किला में अब कौन कौन आते हैं, तो रंग संगीतकार, अभिनेता मतलब होता है हीरो, नाटककार आदि वहां आते हैं। और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स हुआ करते थे उसी किला में कुछ दिनों तक रहते हैं और रचनात्मक कार्य करते हुए अपना समय बिताते हैं। आगे चलते हैं। दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। मतलब कमरा कैसा होता था, तो दो चैम्बर्स का कमरा होता था जो कि सुसज्जित है। सुसज्जित मतलब सजा हुआ होता था। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। मतलब जो फर्नीचर मतलब आप समझिए कि टेबल कुर्सी जो लगा हुआ है वो 14वीं सदी के जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। मतलब अविनियों में 14वीं सदी का अविनियों के किला में जो फ्रेंच शासकों ने बनवाया था उसके किला में फर्नीचर तो 14वीं सदी के जैसा है, परंतु रसोई घर और स्नान घर बिल्कुल नए जमाने का है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। मतलब उस किले में एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। मतलब चैम्बर्स हैं, दो चैम्बर्स जो हैं उनका मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कब्रगाह मतलब होता है जहां किसी की बॉडी को, किसी के शरीर को अंदर दफना दिया गया हो, तो कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कब्रगाह के चारों ओर जो गलियारे बने हुए हैं, तो चैम्बर्स के दरवाजे कब्रगाह के चारों ओर बने गली में खुलते हैं। पर पीछे आंगन भी है और उसी चैम्बर्स के पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है उस चैम्बर का।
सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक साथ पर रात का भोजन करने की सुविधा है। सप्ताह के 5 दिनों में, तब सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा भी है उस किले में। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, मतलब सप्ताह के 5 दिन वो उस किले में सभी के साथ बैठकर किला के सभी लोगों के बीच सप्ताह के 5 दिन बैठकर डिनर तो कर सकते हैं। डिनर मतलब रात का खाना तो खा सकते हैं, रात का भोजन करने की सुविधा भी है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन की सुविधा है, मतलब उस किले में बाकी हर दिन का नाश्ता और भोजन, दोपहर का भोजन की सुविधा है। जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर, मतलब अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर भी वे दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। दिन में औसतन 50 सैलानी हर जगह देखने आते हैं, मतलब दिन में एक बार 51 सैलानी, मतलब 51 सैलानी सभी जगहों का निरीक्षण करने आते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है, मतलब अगर वे सैलानी, मतलब जो देखभाल करता होते हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं, अगर वो ना आए तो पूरा शांत और नीरव स्थान है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है वहाँ। विल्नब एक छोटा सा गांव है जहाँ एक पुस्तक पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह और कई रेस्टोरेंट, एक बार इत्यादि हैं। मतलब विल्नब एक छोटा सा गांव है जहाँ पुस्तकों और पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर और एक कब्रगाह, कई रेस्टोरेंट और बार इत्यादि हैं। और अविनियो और उसके आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस सुलभ व्यवस्था है, मतलब अविनियो और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ बस एक सुलभ व्यवस्था है, मतलब बस आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लास त्रूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। ये अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लास त्रूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। आगे चलते हैं। तब नहीं जा पाया था, मतलब जब पिछली गर्मियों में फ्रेंच सरकार के सौजन्य से हमें अविनियो आने का न्योता मिला था, तो उस समय मैं नहीं जा पाया था। जो अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, मतलब 1 महीने के लिए न्योता दिया गया था फ्रेंच सरकार के द्वारा अविनियो आने का अशोक वाजपेयी को, परंतु उनको इतना समय नहीं था, मतलब 1 महीने का समय निकालना बहुत कठिन था। इसलिए तो कुछ 19 दिन वहां रहा, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। मतलब अशोक वाजपेयी गए थे 24 अक्टूबर को और 10 नवंबर 1994 को दोपहर को अविनियो से लौट आए, मतलब अविनियो को छोड़ दिए। तब कुछ 19 दिन वहां पर रहे थे। आगे चलते हैं। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और हिंदी संगीत के कुछ टिप्स भर ले गया था। मतलब अशोक वाजपेयी अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर और 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टिप्स, मतलब संगीत की कुछ कैसेट वगैरह लेके गए थे साथ में। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। मतलब
अशोक वाजपेयी के जीवन में यह पहला अवसर आया था जब वे कुछ अपने बारे में सिर्फ सोचे और अपने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न रहा हो। मतलब कुछ और कोई काम नहीं रहा, सिर्फ अपने में और अपना लेखन सामग्री से, मतलब अपना लिखने के अलावा और कोई काम नहीं रहा था। यह जीवन में पहली बार अशोक वाजपेयी के साथ हुआ। इतने निपट एकांत में भी रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। मतलब अशोक वाजपेयी पहली बार इतनी एकांत में रहे थे और इनको एकांत में रहने का कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई। मतलब कुल 19 दिन वहां अशोक वाजपेयी रहे और उन दिनों कुल 19 दिनों में 35 कविताएं लिखी और 27 गद्य रचनाएं लिखी। मतलब 35 कविताएं लिख चुके थे और 27 गद्य रचनाएं लिख चुके थे। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है, तो अविन्यो। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अविन्यो। आपसे अगर पूछे पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या है, तो ला मादामोजेल द अविन्यो। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता, रेने शाह और पाल एनुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविन्यो में साथ रहकर लिखी थी। मतलब कभी अति यथार्थवादी, जो कभी अविन्यो में रहकर अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता, रेने शाह और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं, मतलब ये तीनों यथार्थवादी कवि थे जो अविन्यो में रहकर लगभग संयुक्त रूप से 30 संयुक्त कविताएं लिखे थे। ला शत्रुज के निदेशक ने अब इस पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। मतलब जब ला शत्रुज के निदेशक ने जब एक पुस्तक की सामग्री देखी, मतलब जब एक पुस्तक की अशोक वाजपेयी की एक पुस्तक की सामग्री देखी, तो इतनी अल्पावधि में इतना सारा लिख देने से वे अचरज में पड़ गए। वे सोच ना सके कि इतना कोई कैसे लिख सकता है इतना कम समय में। अचरज तो मुझे भी है, मतलब अचरज अशोक वाजपेयी जी को भी है कि वे सुंदर, निविड़, सघन, सुशासन दिन और रातें थी। मतलब वे जो दिन 19 दिन वे अविन्यो में रहे थे, वे कैसे दिन थी, तो ये जो दिन थे एकदम सुंदर थी, निविड़ मतलब सघन थी, और सुशासन दिन और रातें थी। सुशासन मतलब एकदम कानूनी तौर पर वहां चला जाता था, है पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। यह जो पुस्तक है वह उन सभी 19 दिनों की यादों का एक दस्तावेज है। अविन्यो को उसी के मठ में रहकर लिखी गई। कवि प्रणति भी, मतलब कवि प्रणति एक पुस्तक है, उसको भी अविन्यो में रहकर ही लिखा गया था। हर जगह हम कुछ पाते हैं, बहुत सा गवाते हैं। शत्रुज में जो रहकर पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा थी। मतलब अशोक वाजपेयी के मन में ला शत्रुज में रहकर जो पाया उसके लिए मन में गहरी कृतज्ञता, मतलब बहुत आभार है, और जो गवाया उसके लिए पीड़ा भी है। इच्छा करते हैं पत्थर। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी देवता या काल का नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर धीरज से। मतलब यहाँ पर एक कविता है जिसमें कहा गया है किसी देवता या काल का नहीं, मतलब किसी भगवान और किसी काल का नहीं, किसी समय का नहीं,
पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से। मतलब प्रतीक्षा करते हैं कौन, तो पत्थर करते हैं। कैसे करते हैं प्रतीक्षा, तो पत्थर प्रतीक्षा करते हैं धीरज से। रेसा रेसा झिरते हुए, मतलब रेसा रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा छिलते हुए, मतलब एक रेसा रेसा झिरते हुए और सिरा सिरा छिलते हुए, मतलब किनारे किनारे पत्थर छिलते हुए भी प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर, मतलब प्रतीक्षा करते रहते हैं पत्थर। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, मतलब उन पत्थरों पर मेघ का मतलब होता है ओस गिरती हैं, सूखी पत्तियां गिरती हैं, धूप गिरती हैं, उन पत्थरों पर गिरती हैं आवाजें, मतलब आवाजें भी गिरती हैं। रात का भाएं भाएं करता बियाबान, और अंधेरा जो आवाज होती है वो रात की आवाजें भाएं भाएं करते हुए बियाबान और अंधेरा। अपने अभेद्य हृदय में, मतलब जिसे भेदा ना जा सके वैसे हृदय में कोई प्राचीन सा धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। मतलब हरेश अपने भूरी पहेलियां पीला पड़ता समय, मतलब हरे सपने, जो सपना को यहाँ हरा बताया गया है। भूरी पहेलियां, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सपने कैसे, तो हरे भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, समय कैसा पड़ रहा है, तो पीला पड़ रहा है, तो पीला पड़ता समय। छिजती भाषा आदिम अंधेरा, छिजती भाषा आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, सब कुछ घेरता है पत्थरों को। पलक बांट अगुरते, मतलब पत्थर जो है बिना पल के झपकाए एक बेहदी चौगान पे पड़े रहते हैं पत्थर, बिना पल के झपकाए एक बेहदी सी चौगान में पड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए कौन प्रार्थना करते हैं, तो पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, मतलब बिना पसीना आए कामना करते रहते हैं पत्थर। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये एक कविता है, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं पत्थर, यह एक कविता था। तो आगे चलते हैं। यहाँ पास में ही रोन नदी है, तो अभिनियों के पास क्या है, तो रोन नदी। आपसे पूछेगा कि रोन नदी, अभिनियों किस नदी के किनारे है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है। तरफ विलनव्य और दूसरी तरफ अभिनियों, मतलब रोन नदी के एक तरफ अभिनियों तथा दूसरी तरफ विलनव्य। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे, मतलब अभी तो नहीं, अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि अभी तो नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक बैठे थे उसके तट पर, मतलब रोन नदी के तट पर। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तो तट पर बैठो तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। मतलब अगर रोन नदी की जल प्रवाह को देखो तो लगता है कि नदी एक जगह पर स्थिर है, एक जगह पर रुकी हुई है, और तट ही, मतलब किनारा ही आगे बढ़ रहा है, बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है, नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना, नदी होना है, मतलब नदी के पास बैठना, नदी के तट पर बैठना या नदी के पास होना क्या है। आपसे पूछे कि नदी के पास होना क्या है, तो नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं, सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे
जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। मतलब जो लोग नदी के किनारे बसते हैं वही नदी का चेहरा नहीं है। जो लोग नदी के किनारे कुछ समय के लिए ही सही बैठते हैं वो भी नदी का चेहरा बन जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, मतलब नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है। वह सबको भिगोती है मतलब नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है। अपने साथ करती है, अपने साथ साथ करती है मतलब अपने साथ रहती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं, मतलब थोड़ी सी देर के लिए ही सही अगर आप नदी के किनारे गए, नदी में गए तो नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है, मतलब नदी के समान ही हमारे साथ सदियों से क्या रही है, तो कविता रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं, नदी में न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं और विलीन हो जाते हैं, विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होते रहती है। नदी कहाँ समाहित होती है, तो सागर में समाहित होते रहती है। हर दिन ही पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता, मतलब हर दिन ही हर दिन ही नदी समुद्र में मिलती है पर नदी में जल का टोटा नहीं पड़ता, जल की कमी नहीं होती। कविता में भी न जाने कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बिंबमालाएं, शब्द और भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है। मतलब बिंबमालाएं मतलब कितनी बिंबमालाएं मतलब कि बहुत अधिक अलग अलग वस्तुएं, शब्द, भाषाएं, भंगिमाएं, जीवन छवियां, भंगिमाएं मतलब रस और जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती हैं और तदाकार होती रहती है, मतलब तदाकार होती रहती है, उन कविता की शोभा बढ़ाते रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती वैसी ही कविताएं शब्द रिक्त नहीं होती। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती मतलब नदी में जल की कमी नहीं होती, वैसे कविताओं में भी शब्द की कमी नहीं होती। नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं, न ही नदी के किनारे और न ही कविता के किनारे हम तटस्थ रह पाते हैं। मतलब अशोक वाजपेयी जी ने यहाँ कहा है कि ना तो हम नदी के किनारे रह पाते हैं तटस्थ मतलब एक समान बैठे हुए, और ना ही कविता के किनारे बैठ पाते हैं तटस्थ होकर। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिव्यक्ति से बच नहीं सकते। अगर हम खुलेपन से आए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। मतलब अगर हम नदी के खुलेपन से आए हैं तो उसकी हार से हम बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं, मतलब नदी और कविता में हम खराब तरीके से, बरबस मतलब खराब तरीके से शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक, मतलब जैसे ही हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक, मतलब जैसे ही हमारे चेहरे पर नदी का पानी आता है तो चेहरा खिल उठता है, उसी प्रकार जब हमारे चेहरे पर कविताएं आती हैं तो वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक भी आती है। जैसे कोई कविता सुने तो मुस्कुरा दिए। निरंतरता नदी और कविता दोनों ही हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है, मतलब निरंतर ही नदी और कविता दोनों ही हमारी नश्वरता मतलब नाशशीलता को
नाशशीलता का अभिषेक करती है, मतलब हरदम, मतलब लगातार नदी और कविता हमारी नश्वरता नाशशीलता को अभिषेक करती है, मतलब पूजा करती है, छोड़ दे। एक पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, एक पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो, मतलब कविता और नदी दोनों एक जैसे ही हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं।